एसएससी सीजीएल का टीयर 1 कंप्लीट हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। अब बारी है टीयर 2 की। तो टीयर 2 के अंदर बच्चे को किस तरह से माइंडसेट रखना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, और कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, कोई और किताब है या कोई और कोर्स है जहाँ से हमें पढ़ना चाहिए है। और 2018 के बाद आप देख रहे हैं कि पैटर्न में चेंज हुआ है, पैटर्न बोले तो लेवल में चेंज हुआ है एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो उसके हिसाब से कैसे अपनी रणनीति को बदलना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज डिस्कस करने वाले हैं टीयर 2 की कंप्लीट स्ट्रेटजी। थोड़ी सी लंबी रह सकती है वीडियो, लेकिन मुझे लगता है कि लेंदी वीडियो से इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल रही है। हमें 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है कि बार बार आप कभी कहीं ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं ढूंढ रहे हैं, इंग्लिश की अलग से, मैथ्स की अलग से, सब चीज़ें एक ही वीडियो में अंडर वन अम्ब्रेला हम डिस्कस कर लेंगे और आपके काम की रहने वाली है। देखिए क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं टीयर 2 की स्ट्रेटजी में हम, कि एक तो कि आपको रो मार्क्स जो है कितने चाहिए होंगे, लगभग आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हाँ इतने नंबर मेरे आ जाएं तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है ना, एक दिमाग में आइडिया रहता है। दूसरा है कि टॉपिक वाइज वेटेज, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो मैथ्स की हो, दोनों की डिस्कस कर लेंगे कि इससे पता लग जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दन लगे हुए हो और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ही एक दो आ रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं है ना उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करने का। ऐसी मैथ्स की स्ट्रेटजी की कितने घंटे पढ़ना चाहिए है, क्वेश्चन पर डे कितने करने चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए है, अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्या चीज़ें पढ़ें। इंग्लिश के अंदर भी सेम यही चीज़ है, वोकैब, ग्रामर, कंप्रिहेंशन, तीनों के पार्ट की डिस्कस करेंगे। सोर्सेज क्या हमें रखने हैं, बुक्स क्या पढ़नी है, अभी प्रैक्टिस और सिलेबस को कैसे कवर करना है, अभी टाइम टेबल की बात करेंगे कि कितने घंटे टोटल अपने पास पड़े हुए हैं जिनको हमें यूटिलाइज करना है, फिर मॉक टेस्ट की बात करेंगे, फिर सिली मिस्टेक्स और स्किपिंग की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का सेशन, बहुत दिल से मैंने बनाया है ताकि आपके काम आ जाए। मोटिव यही है कि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है भाई। तो ये मैंने सारे टॉपिक साइड में लिख दिया, बोल्ड करता जाऊंगा जो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब चैलेंज पता क्या है सारे का सारा टीयर 2 के अंदर, आप देखिए कि लगभग 3 महीने अपने पास हैं, मान के चल रहे हैं इतना कि 3 महीने तो होंगे, 90 दिन है ना। और चैलेंज ये है कि CHSL भी बीच में आ रहा है और MTS भी बीच में आ रहा है, और कैसे डिस्टिंग्विश करें कि हमें टीयर 2 के लिए जाना है या इन दो एग्जाम के लिए जाना है। तो सीधा सीधा पहला तो आपको मैं बाइफर्केशन इसके अंदर कर देता हूं कि अगर तो आपका टीयर 1 ठीक ठाक गया है, भी 140 के आसपास स्कोर बन रहा है या फिर जो भी कट ऑफ आएगी उससे 15 से 20 नंबर ऊपर बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको टीयर 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू फिर MTS या CHSL के, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे आप बिल्कुल कट ऑफ के बैरियर पे हैं, आपके 4 या 5 नंबर ही ज़्यादा कट ऑफ से, तो फिर मुझे लगता है कि आपको CHSL और MTS के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये सीधी सीधी कैटेगराइजेशन मैंने आपके लिए कर दी है, तो आप देख लेना कि कैसे है। और जिसने टीयर 1 दिया है वो इन दोनों एग्जाम को तो दे ही देगा, फिर उसके लिए बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लिश और मैथ्स तो आप वही कर रहे हैं। आगे की बात करते हैं, टारगेट कितना रखना चाहिए हमें, ठीक है, एक पोस्ट के लिए। तो आप देखिए कि टीयर 1 में मैं एक रेंज सेट कर रहा हूं कि अगर किसी बच्ची के 150 से 160 आए तो ये कम से कम, मैं बोल रहा हूँ ये मिनिमा वाली रेंज है, ये मैक्सिमा वाली रेंज नहीं है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। क्योंकि लोगों के तो 180 भी आएंगे, किसी के 190 भी आएंगे, ठीक है। मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, ये मैं नॉर्मलाइज्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे टीयर 2 में मैं 335 से 345 रो स्कोर की बात करता हूँ, और ऐसे ही टीयर 3 में एक 50 से 60 की बात करता हूँ, लगभग इतने में मान के चलता हूँ। अब मान लो कि कोई बच्चा यहाँ 180 ले रहा है, तो उतना उसको यहाँ पे एक वो मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा कि हाँ अगर उसका 320 भी आ गए तो काम बन जाएगा, अगर यहाँ पे उसके 20 नंबर 15-20 नंबर ऊपर ज़्यादा है। ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ पे गेम चेंज हो जाए, यहाँ पे किसी बच्चे के 70 आ जाए तो एकदम से गेम चेंज होती है, उससे बहुत कुछ बदल जाता है इन चीज़ों से। मैं बता रहा हूँ 4-5 नंबर से, 2 नंबर से आपको ये बदल जाएगा कि आपको होम टाउन मिलना है या हार्ड पोस्टिंग वाले कोई एरिया मिलने हैं, आपका ये बदल जाएगा कि आपको पोस्ट कौन सी मिलनी है। कहीं आपको ये तो नहीं कि आपको अपनी बड़ी पोस्ट के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है जस्ट ड्यू टू होम टाउन, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से बहुत कुछ मायने बदल जाते हैं। तो इसीलिए ये जो चीज़ है, इसी में सामंजस्य बिठाना, इसी में एक पैटर्न को सेट करना कि कहाँ पे हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कहाँ पे ठीक ठाक भी चल जाएगा, वही सारी की सारी गेम हो जाएगी। अगर यहाँ पे लूज़ हो गए तो आगे मुश्किल बढ़ेगी, यहाँ पे भी लूज़ हो गए तो फिर यहाँ मुश्किल बढ़ जाएगी। और स्कोप सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ इन्हीं 2 एरियाज़ में है, सबसे ज़्यादा इस एरिया में स्कोप रहता है, क्योंकि यहाँ पे GS बहुत वेरिएबल रहती है, तो यहाँ पे बहुत कुछ बदलता है। और इस बार तो GS वैसी ऐसी आई है कि एग्जामिनर चाहता था कि कोई बच्चा ज़्यादा अटैम्प्ट कर ही ना पाए,
ताकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कम हो, मार्क्स भी बच्चों के कम स्कोर हो, ठीक है। तो हालांकि वो एक अलग चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वाइड वेराइटी है आपके पास, हाई प्रोबेबिलिटी स्कोर ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उतनी नहीं रहेगी, लेकिन स्टिल रहेगी। अगर यहाँ पे 100% चांस है आपके पास स्कोर को एकदम हाई बूस्ट करने के लिए, तो यहाँ आप 70% ही मान के चलो। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी बच्चे क्या कि ढिलाई हो जाती है बच्चों की। बच्चे बोलते हैं कि यार इस 400 नंबर का तो पेपर है, तो वही है इंग्लिश, वही है मैथ्स, तो ये आ ही जाएंगे। तो वहाँ पे जब आप ढील छोड़ते हैं तो वहाँ पे 4-4, 5-5 नंबर, 10-10 नंबर, या फिर हो सकता है 15 नंबर, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। और स्पेशली मैथ्स के अंदर बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर जिस हिसाब का आप आने लग गया है 2018 के बाद, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आने लग गया है, जिसकी वजह से बच्चे पूरा पेपर ही अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आप पिछले साल भी देखिए कि बच्चे 70-75 टीयर 2 में इतने क्वेश्चन के ऊपर ही बहुत सारे ऑन एन एवरेज इतने बच्चे लुढ़क गए थे, उसके ऊपर बच्चे अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे। बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने 80+ क्वेश्चन किए थे। टॉपर्स की बात अलग है, वो तो 90-95, कोई 100 भी करके आ रहा है। मैं आपको एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ चीज़ें। अब देखिए कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2400 ग्रेड पे की अगर एक पोस्ट लेनी है तो इनको लगभग ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, तो इतना स्कोर आपका होना चाहिए 535 का, ठीक है। इस टोटल में से ये कितने नंबर का होता है? 200 का, ये होता है 400 का, और ये होता है 100 का। 700 में से, तो 700 में से लगभग इतना स्कोर आपका आना ही चाहिए। और 4600 ग्रेड पे के लिए लगभग 565 नंबर इतने आपका टारगेट होना चाहिए। इतने लेंगे तो ही बात बनेगी, क्योंकि आज की डेट में जैसा कंपटीशन है ना, तो आसान नहीं है कुछ भी, इससे ऊपर ही जाएगा अगर जाएगा, कुछ इससे नीचे तो नहीं जाने वाले, ये बात याद रखना। और नॉर्मलाइजेशन को मैं कहीं अभी कंसीडर करके नहीं चल रहा हूँ, वो बहुत वेरिएबल चीज़ है, उससे कुछ भी चेंज हो जाता है। और वो अब सिर्फ टीयर 1 में ही होती है, आपको मालूम है, टीयर 2 में तो होती नहीं है, टीयर 3 का कोई मतलब नहीं नॉर्मलाइजेशन का। तो मैंने लगभग आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो इतना तो आपको कम से कम रखना है। और अगर मॉक्स भी देते हैं तो आप परसेंटाइल के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि ये देखने में कि रैंक 1 कौन आ रहा है, रैंक 2 कौन आ रहा है, ठीक है। 90 परसेंटाइल से ऊपर अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे हम देखते हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी, और सॉरी मैथ्स की कह रहा हूँ, मैथ्स की टॉपिक वाइज वेटेज देख लेते हैं पहले, फिर स्ट्रैटेजी देख लेंगे। टॉपिक वाइज वेटेज क्यों ज़रूरी है कि इससे पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक के एसएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है टीयर 2 के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम फेवरेट उसके चैप्टर निकाल लेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट, जिन पे हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। यही तो गेम है, यही तो टाइम टेबल का काम है। जब आप टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, और कोई बच्चा मान लो कि मिक्सचर एलिगेशन या पार्टनरशिप पे किसी बच्चे ने मान लो कि अपने 20 घंटे बर्बाद कर दिए, अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा जिसने 20 घंटे पार्टनरशिप पे बर्बाद कर दिए, और मान लो कि वो बच्चा इस पे सिर्फ 2-3 घंटे, 3 घंटे मान लो लगा के गया है, और यहाँ उसने 20 घंटा बर्बाद कर दिया, तो आप खुद समझदार हैं कि कितना बड़ा आपको लॉस हो जाएगा, जब आपको यही नहीं पता कि इनमें प्रायोरिटी वाइज क्या रखना है। तो जब आपको प्रायोरिटी पता लग जाएगी ना, तो फिर आप उसी टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आप देखिए कि परसेंटेज के 5-6 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के 8 से 9 क्वेश्चन है, तो इसको स्टार मार्क कर लो, एक स्टार मार्क कर लिया। ऐसा ही सीआई 2 टॉपिक हैं, जबकि उनके क्वेश्चन आ रहे हैं 4 से 5 ही बस, ठीक है। रेशो के भी 4 से 5 आ रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन के 2 से 3 आ रहे हैं। लेकिन अगर हम दोनों को मिला के देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि रेशो और मिक्सचर एलिगेशन कुछ आपस में अलग नहीं है, लगभग सेम सा ही चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही अब देखा जाए तो पार्टनरशिप भी वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी मैं उसको अलग रख के चल रहा हूँ, क्योंकि उसमें अलग तरीके के सवाल बन जाते हैं, तो इतने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसीलिए उसको मैं अभी अलग रख के चल रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के देखिए 4 से 5 है, एलसीएम एचसीएफ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा आपका, उतना भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सर्ट्स इंडिसेस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। डीआई तो चलो सारा अरिथमेटिक बेस्ड ही है, उसको मैं अभी छेड़ नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना कौन से चैप्टर्स पे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल मैंने देखा कि 7 चैप्टर ऐसे निकल के आते हैं कि जिन पे मुझे बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में एक ये जो परसेंटेज का चैप्टर है, इसको भी ऐड कर लेना, 7+1 कर लेना, क्योंकि इसके बिना आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। आगे सभी टॉपिक्स परसेंटेज से रिलेटेड हैं, और 5-6 क्वेश्चन सीधा सीधा प्योर परसेंटेज के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज का भी अपना बहुत हाई वेटेज हो गया है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में भी वही यूज़ हो रही है, SICI में भी वही यूज़ हो रही है। तो ये अगर 8 टॉपिक्स पे 7+1 ये जो टॉपिक्स हैं, इन पे अगर आपने कमांड हासिल कर ली, इन पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि बाकियों को छोड़ना है, कहीं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ टाइम जो आपके पास जितने घंटे टोटल बचे हैं, ठीक है, 3 महीने हैं, तो 3 महीने के हिसाब से जितने घंटे बचे हैं वो टाइम टेबल में देख लेंगे हम, तो उनमें इन चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा फोकस देना। नेक्स्ट देखिए आप कि मैथ्स की स्ट्रेटजी देखते हैं।
सबसे पहला सवाल आता है कि क्वेश्चंस पर डे कितने करने चाहिए। तो 100 तो कम से कम कीजिए, क्योंकि मेंस के अंदर आपको 100 सवाल तो पेपर के अंदर आने ही आने हैं। लेकिन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। हो सकता है कि आपका स्टेमिना उतना हो कि आप 150 सवाल कर दें, और ये भी हो सकता है कि आप टुच्चे टुच्चे सवाल कर रहे हैं तो आप 200 सवाल कर दें, और ये भी हो सकता है कि आप अच्छे सवाल कर रहे हो तो 90 सवाल ही कर पाएं या 80 सवाल ही कर पाएं, अगर आप बहुत ही क्रीम सवाल कर रहे हैं तो। ठीक है, ये वेरी करेगी, लेकिन ऑन एन एवरेज जब हम निकालेंगे पूरे 3 महीने की तो इतना होना चाहिए। और फिर 90 डेज का हम देखते हैं तो 9000 क्वेश्चंस, ये अपने आप में एक चैलेंज है। और इसमें क्या है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचिए कि नहीं मैंने इस टाइप का एक सवाल कर लिया तो आगे मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिपीट इसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, और वो रिपीट होने दो, कोई बात नहीं, उससे प्रैक्टिस ही होगी आपकी। ऐसे ही आप देखिए कि नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ना चाहिए, तो मेरे को लगता है 6 से 7 घंटे कम से कम मैथ्स डिमांड करता है। चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर हो, वो भी बहुत ज़्यादा समय मैथ्स को ही देगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश की आगे करेंगे हम बात। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट की बात करें तो टॉपर्स को अगर आप उठा के देखेंगे जो अंडर 100 रैंक में रहते हैं, तो वो 100 मॉक टेस्ट भी देते हैं टियर 2 के। आप समझिए कि कितना बड़ा टास्क वो करते हैं। 100 × 100 10,000 सवाल सिर्फ मॉक टेस्ट के ही। आप समझ पा रहे होंगे कितना बड़ा काम है। तो मैं कह रहा हूँ कि 70 से 80 तो आपको कम से कम मैथ्स के मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। देखिए कि इसमें पेपर तो पुराने सॉल्व कौन से करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो सोर्स के अंदर बताऊंगा, लेकिन एक कैलकुलेशन वैसे भी होती है कि आपका दिमाग वहाँ पे उतना नहीं चल रहा। मान लो कि वहाँ पे 23 का क्यूब पूछ ले या 27 का क्यूब पूछ ले, है ना, कहीं भी ऐसा बन सकता है। मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बन रहा है, कहीं भी बन सकता है। तो फिर अगर आप उसको करने बैठोगे तो आपका टाइम खराब होगा। इससे बेटर क्या है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद कर लीजिए, ताकि वहाँ पे वो आए तो आप तुरंत कर दो। आप देखिए कि टेबल्स जो है, मेरे को लगता है कि कम से कम 20 तक तो आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, कम से कम है। और स्क्वायर्स जो है 50 तक आपको सारे याद करने हैं। वो कई बारी 45 का स्क्वायर आ जाता है, कई बारी 47 का, कई बारी 27 का, 37 का, तो याद 50 तक रहेंगे। तो स्क्वायर को याद करना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्यूब्स को अगर आप 30 तक याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, 25 तक भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 30 तक कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन 25 तक तो 101% आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि डीआई की बात करते हैं। वहाँ पे एक ये जो डीआई है ना, इसके अंदर बच्चे का टाइम बहुत खराब होता है। आपने देखा होगा डीआई के अंदर कई बारी हमें तो ऐसे हॉरिजॉन्टल एडिशन करनी पड़ती है और ऐसी हॉरिजॉन्टल सब्सट्रैक्शन या एवरेज निकालनी पड़ती है, या कई बारी वर्टिकल में ऐसे ऐड करना पड़ता है, उनकी एवरेज निकालनी पड़ती है। ये क्या होता है कि 5-5 6-6 डेटा होते हैं जिसको एक साथ ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है, सबको एक साथ ऐड करना है, या सब्सट्रैक्ट कुछ करना आ गया। तो उसके लिए क्या है कि डेली 3 से 4 कैलकुलेशन ज़रूर प्रैक्टिस करो। ये एक आपके रिफ्लेक्स सेक्शन में आ जाएंगी ना जब, तो वहाँ पे आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा ये चीज़ को करना। ठीक है भाई, ऐसी सिंप्लीफिकेशन जो है ये आप पूरा टॉपिक तो आपको करना ही है, लेकिन मैं कहूँगा कि डेली बेसिस पे 5 से 6 सवाल इसके ज़रूर कीजिए, और अलग अलग टॉपिक्स के वेरिएशन रखिए। ये नहीं कि सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ आप स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के सवाल करे जा रहे हैं। अलग अलग चीज़ें कीजिए सिंप्लीफिकेशन के अंदर। जब आप 5-6 सवाल डेली करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेशन का एक पैकेज है। ये कैलकुलेशन का पैकेज अगर आप डेली करते हैं ना 6 से 7 घंटे, मैंने बोला तो 1 घंटे का काम भी नहीं है ये डेली में। ये तो याद करनी है भैया, इनको ये तो याद करने वाली चीज़ें सिर्फ एक ये 2 चीज़ें ही हैं जो डेली बेसिस पे करनी है आपको। ये ऊपर वाली 3 तो याद करने वाली हैं। ठीक है, ये तो वैसे ही आपको याद होनी चाहिए। तो 1 दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे, ये 4 दिन 5 दिन में 6 दिन में याद हो जाएंगी अपने आप, है ना। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये डेली प्रैक्टिस की हैं। और क्यूब्स आप डेली देख लीजिए कि आज मैं 4 क्यूब देख लेता हूँ, आज मैं 5 क्यूब देख लेता हूँ, इससे दिमाग में रिटेन रहेंगे बस। ओके, ये कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी है, ये कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अब देखिए कि प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर भी है अपने पास, मॉक टेस्ट भी हैं, और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ये मैंने बुक जो है, बहुत सारी बुक्स का गिव अवे भी किया था, लगभग 15 लोगों को मैंने ये बुक्स दी थी अभी रिसेंटली। टेस्ट बुक की स्मार्ट बुक है, ठीक है, 4000 इसके अंदर बेस्ट सवाल है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको लगभग 9000 सवाल करने हैं, इसमें तो 4000 हैं जो बेस्ट हैं सवाल। तो ये ज़रूर कर लेना, अगर आपके पास समय बचता है तो इसको कर लेंगे तो काफ़ी सारे आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, पैटर्न नए नए कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। और इसके अंदर देखिए जैसे मॉक टेस्ट में आप टेक्स्ट बुक के देखते हैं कि करेक्ट स्किप्ड कितने लोगों ने करेक्ट किया, कितनों ने स्किप किया, इसको सब परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पे स्मार्ट आंसर की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, और साथ में ये टाइम मेंशन होता है कि इसको कितनी देर में आप टॉपर कर रहा है और कितनी देर में मतलब एवरेज स्टूडेंट कर रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका टाइमिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी फीचर्स हैं इसकी, ये आप पढ़ सकते हैं, सारी की सारी मशीन लर्निंग की हेल्प से इन्होंने बनाई है, और एस चांद पब्लिशर है, तो ये आप ले सकते हैं।
इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज रेशो, स्पीड, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मतलब जो टॉपिक्स भी हैं ये सब कवर्ड है। और ये जो है सारी की सारी ये लोगों ने जो रिव्यू कर रखा है इस बुक को वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे ले आता हूँ, मूव टू दी टॉप लेयर। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये लोगों के रिव्यू हैं अमेजन पे। इसका बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत सारे लोगों को मैं ऑलरेडी फ्री दे चुका हूँ, लेकिन इतने हम भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतने सारे लोगों को दे दें। लेकिन इसका फ्री तो नहीं हो सकती, लेकिन पेड का जो लिंक है ये मेरी नहीं है, टेक्स्ट बुक की है, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने अर्थमेटिक की, केवल अर्थमेटिक की हमने बनाई थी, क्योंकि कैलकुलेशन की सबसे ज़्यादा समस्या अर्थमेटिक के अंदर आती है। तो हमने ये पीडीएफ्स ऑलरेडी बना रखी है, दो तरीके से बना रखी है। ये देखिए आप, ये नोट्स की फॉर्म में भी है पीडीएफ्स, ऐसे आपको सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, एकदम छोटे छोटे सॉल्यूशन। ये देखो एकदम छोटे, भाई दो दो लाइन में सॉल्यूशन हो जाए, यही आपको चाहिए है। और ये आसान सवाल नहीं है, इसके अंदर 1000 सवाल हमने इन पीडीएफ्स में डाले हैं, 1000 क्वेश्चन जो एक अच्छे क्रीम लेवल के हैं। और हमने क्या किया है कि जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये एक टॉपिक है, फिर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये हो गया, ऐसे ऐसे करके हमने सबके टॉपिक वाइज अरेंज कर दिए और लेवल वाइज अरेंज कर दिए, जिससे कि बच्चे को पढ़ना आसान हो गया है। और उसको ये पता लग जाएगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये वीक है तो इसको कर लेता हूँ। इसको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये जो पीडीएफ्स हैं, इसका भी मैं पूरी की पूरी प्रोसेस नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हालांकि ये हमारे ऑप्शन है पेमेंट के, इन पे किसी पे भी आप पेमेंट करके 199 की पेमेंट है इसकी। ठीक है, 199, अभी 50% ऑफ हमने किया है इस पर, 399 का है ये, लेकिन 199 में मिल रहा है। ये है अर्थमेटिक के नोट्स, और नोट्स कहिए या फिर इसको क्वेश्चन बैंक की फॉर्म में कीजिए, सब प्रोवाइडेड है आपको। तो ये आप ले सकते हैं। ये हम केवल और केवल 5 दिन के लिए इसको ओपन कर रहे हैं, उसके बाद फिर से क्लोज कर देंगे जैसे हमने पहले क्लोज किया था। तो इनमें से किसी भी नंबर पे, फ़ोन पे, गूगल पे करके आप यहाँ पे हमें gvmaths2@gmail.com पर भेज सकते हैं, तो हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट, अपना नाम, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भेजना है, तो आप ऐड हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है। ठीक है, इन चीज़ों में कोई कंपल्शन नहीं होती है, बस मेरा काम है कि हम लोगों ने जो इतनी मेहनत करके कुछ क्रीम कंटेंट आपके लिए बनाया है, या फिर हम कोई बुक सजेस्ट कर रहे हैं आपको, तो आप वो चीज़ वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फटाक से, 4000 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हो गए, 1000 हम क्वेश्चन दे रहे हैं अपनी क्रीम पीडीएफ्स में से। और अभी मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे आपको आगे फर्दर, 1-1.5 महीना लगेगा, बन रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट, बहुत अच्छे सवाल हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वो अभी आएंगे। तो जो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये सब चीज़ें कर लीजिए, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। और कुछ नहीं है, आप कोर्स किसी का भी खरीदते रहिए, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप 50 लोगों का कोर्स खरीद लेंगे, कितना भी पढ़ लो कोर्स से, कुछ नहीं होने वाला, अनलेस और अनटिल कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है जी, इंग्लिश की बात मैं करता हूँ। एंटो, साइनो 3-4-3-4, फिलिप्स 4-5, स्पेलिंग्स 2-3। ध्यान दो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लू चिप टॉपिक्स कौन से हैं। ब्लू चिप टॉपिक है ये, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, फिर पैरा जंबल्स, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बच्चे पता है किसके पीछे भागते रहते हैं? इनके पीछे। बच्चा बोलता है एंटोनिम कर लो, सिनोनिम कर लो, सब कर लो, लेकिन बच्चा ये नहीं देखता कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा हाई एंड टॉपिक्स तो ये हैं भाई। तो आप उनको ना कवर करके बच्चा इनके लिए हमेशा ज़िंदगी भर परेशान रहता है कि मेरे को वकैब नहीं आ रही, वकैब नहीं आ रही, वकैब नहीं आ रही। जबकि आप देखिए कि ब्लू चिप टॉपिक वो है ही नहीं है, टॉपिक्स ही अलग हैं। तो इनके ऊपर ज़्यादा टाइम दीजिए। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इनके तो एक बार रूल आ गए बच्चे को तो वैसे ही आप 100% कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ एंटोसाइनो में भी आप क्या कीजिए, ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर कीजिए। उसका कारण है एक, आपको आता भी है तब भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे वो वर्ड का मतलब लगभग सेम ही होता है, लेकिन वो सेम टाइप के 3-4 वर्ड दे देता है ऑप्शंस में, लेकिन हम ये नहीं डिटेक्ट कर पाते कि ये 3-4 में से सही कौन सा होगा। हमें लग रहा होता है कि हमने तो ये सुना हुआ तो इसी को मार्क कर देते हैं। आप ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर एक बार चारों ऑप्शन जरूर देखा करो। ऐसा नहीं है कि बस सीधा देखा कि इसका मतलब तो ये है, तुरंत ठोक दिया। देखो कि ऑप्शन में कोई और भी तो नहीं, कोई सिमिलर इसी टाइप का मतलब, तो फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ये तो बता दिया कि कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब फिर भी क्या होता है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ हो रही होती है? वोकैब पोर्शन में हो रही होती है। अब इतना हाई एंड वेटेज नहीं, फिर भी हो रही होती है, तो क्या कर सकते हैं? तो इंग्लिश का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आगे हो सकता है कभी भी CET हो जाए, तो SSC भी अब वैसा सा TCS
वो नहीं दे रहा जो पहले देता था, बहुत ही आसान। अब थोड़ा सा बढ़ा रहा है चीज़ों को। तो वोकेबलरी को कैसे आप कर सकते हैं, 40 वोकेबलरी, चाहे एंटो कर लो चाहे साइना कर लो, ऐसे कर सकते हो। 20 सिनोनिम कर लिए, 20 एंटोनिम कर लिए पर डे करने हैं आपको ये। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 30 करने हैं। हालांकि मेरी स्ट्रेटजी अलग रहती थी, मैं खुद ने हमेशा मैंने क्या किया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे 2 दिन बैठ के पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है, मेरे को वो अच्छा लगता था। फिर 2 दिन बैठ के इडियम फ्रेजेस सारे खत्म कर दिए, मेरे को वैसे अच्छा लगता था। लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि वो उनको पर डे के हिसाब से करना होता है, तो ये भी एक तरीका है, पर डे के हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। फिर इडियम फ्रेजेस 30 आपको डेली करने हैं, फ्रेजल वर्ब 10 आपको डेली करनी है, प्रेपोजिशन 5 करनी है। तो ये लगभग आप देखिए कि लगभग कह रहा हूँ मैं ये आपको 100 के आसपास, 100 110 ये बन जाएगा जो आपको डेली बेसिस पे करना है, और अगले 90 दिन तक करना है। तो कितना बन गया, 9000 बन गया टोटल, ये 9000 बन गया। और फिर ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा तो अपने पास है ही है। 9000 वर्ड्स आपको पता लग गए, इडियम फ्रेजेस भी वही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तो वकैब भी एक तरह से। ये अगर आपको 9000 पता लग गए तो भाई मेरे, आप तो कुछ भी कर सकते हो यार। ये कोई वो तो है नहीं, इसमें प्रीवियस ईयर को कीजिए, सबसे पहले टारगेट प्रीवियस ईयर के पेपरों को करो इसके अंदर। और ऐसी जो न्यूज़पेपर है, कुछ लोग अब सोच रहे होंगे कि न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठ जाते हैं। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठे, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है, आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो अभी आप न्यूज़पेपर को पढ़ना भी चाहें तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट एनफ है, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। लेकिन हाँ, ये अगर आपने पहले पढ़ रखा है ना न्यूज़पेपर ज़िंदगी में, और आप 15-20 मिनट डेली पढ़ेंगे तो फायदा करेगा आपको, अगले 3 महीने में फायदा कर जाएगा। लेकिन आप बोले कि मैं पहली बार न्यूज़पेपर खोल के देख रहा हूँ, इंग्लिश का न्यूज़पेपर बोल रहा हूँ, कहीं बुड़बक की तरह हिंदी का न्यूज़पेपर खोल के मत बैठ जाना, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, है ना, ये सब मत करना। विश्व अवलोकन के पेज देख रहे हो तुम कहीं वहाँ पे बैठ के, तो 15 से 20 मिनट आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना। कोशिश अगर आपकी है तो आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, कोई आसान वाला आर्टिकल आता है तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है अगर आपका इंटरेस्ट है तो। नहीं तो आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस के ऊपर ही फोकस कीजिए, उससे भी हो जाता है। एसएससी का भी लेवल वैसा नहीं हुआ कि आपको बैंक की तरह बहुत ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और न्यूज़पेपर क्यों ज़रूरी है, कॉम्प्रिहेंशन, पैरा, जंबल्स, अभी मैं आपको दिखा के आ रहा हूँ, इनकी वेटेज देखो कितनी है, ये देखो, इसलिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये समस्या है बस कि वेटेज आधा पेपर तो लगभग यही है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़पेपर, अदरवाइज तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो रहने देना। अब सोर्स की बात मैं करता हूं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके करने, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, हमारी पीडीएफ्स जो हमने प्रोवाइड कर दी है, सिलेक्शन फेज 9 ग्रेजुएशन और टेक्स्ट बुक के। लेकिन पूरी बात सुनो मेरे, करने कौन से हैं ये, 2018 ऑनवर्ड लिख देता हूँ, 2018 ऑनवर्ड लिख देता हूँ कि इसके बाद, ऑनवर्ड्स मतलब इसके बाद के 2018 के बाद ये जितने भी पेपर हुए हैं इनके सबको पहले करो खत्म, पहले करो, उससे बहुत कुछ पता लग जाएगा, बहुत सारा पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, ये पता लग जाएगा कि कितनी कैलकुलेटिव चीज़ें आज की डेट में एसएससी पूछ रही है, तो फायदा हो जाएगा आपको। मैं बार बार आपको इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ, हालांकि हमने अपनी पीडीएफ में लगभग ये सारी चीज़ें डाली हैं, स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीडीएफ कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कर लिया तो आपका एक जो वो होता है ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। और अभी गेम पता किस चीज़ की, सारी की सारी एक ही चीज़ की गेम है, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसने अच्छे और इफेक्टिव तरीके से कर रखे हैं, किसको इनके छोटे तरीके पता, बस यही गेम रह गई अब एसएससी में। गए वो ज़माने की जब बहुत पुराने टाइप के सवाल आते थे, अब बस इस टाइप के आ रहे हैं, इस बार भी इसी टाइप के आ रहे हैं, पिछली बार भी इसी टाइप के है, उससे पिछली बार भी इसी टाइप के है, आगे भी इसी टाइप के आएंगे। अभी एकदम से चेंज नहीं होगा लेवल, ठीक है, तो ये कर लेना। और पीडीएफ और मॉक टेस्ट जो होते हैं ये आपकी प्रिपरेशन को क्या है कि थोड़ा सा तेज करेंगे। अभी मॉक टेस्ट तो मैं लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको हेल्प हो जाएगी बहुत सारी, क्योंकि पीडीएफ मॉक टेस्ट के अंदर ये पता लग जाएगा, ये हार्ड कॉपी होगी मॉक टेस्ट की, इसमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो आप डायरेक्टली हमारी पीडीएफ में जाके वो टॉपिक को देख सकेंगे। तो इस तरह से आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है, तो और आपकी प्रिपरेशन को तो बहुत फास्ट कर देंगे ये, मैं वो आपको गारंटी दे रहा हूँ। दूसरी बात, आज की डेट में बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ सब कुछ लिया है लेकिन पेपर के अंदर वो उतना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। वो बोलता है कि जब हम मेरा टाइम खत्म हो जाता है पेपर के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर, फिर मैं जब उन क्वेश्चंस को करता हूँ तो कर लेता हूँ, लेकिन वैसे नहीं कर पा रहा हूँ। उसके दो कारण हैं, पहला तो है कि वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रैक्टिस की कमी। आपने सब कुछ कर रखा है, आई अग्री, सब कुछ कर रखा है, लेकिन प्रैक्टिस की कमी होने के कारण क्या है कि आपके रिफ्लेक्स में नहीं है वो क्वेश्चन, वो आपके दिमाग में तो है, आपके रिफ्लेक्स में नहीं है। कुत्ता पीछे लगा तो आप दौड़ेंगे, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन अगर कुत्ता पीछे लग रहा है फिर आप खड़े होकर सोच रहे हैं कि अब मैं दौड़ूं कि ना दौड़ूं, फिर थोड़ी देर बाद आपके दिमाग ने बोला कि दौड़ ले, फिर आप दौड़े हो,
इतने में कुत्ता आपकी टांग तक पहुंच जाएगा और काट लेगा। ये वही वाली बात है कि आपको 10 बार अगर क्वेश्चन को देख के ये सोचना पड़ जाए कि ये आता तो है पर करना कैसे, मैं भूल गया हूँ, अब सोचा आपने फिर उसको करने बैठ रहे हो, तो वो आपके रिफ्लेक्स में नहीं है, क्वेश्चन रिफ्लेक्स सेक्शन में होनी चाहिए वो चीज़। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, बार बार हर कंसेप्ट के 5-5, 6-6 सवाल बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपके रिफ्लेक्स सेक्शन में आएगा। और फिर आप पेपर में बैठ के ये बोलेंगे कि भैया ये तो सवाल यूँ करना है, यूँ। क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती वहाँ ज़्यादा, पहले ही पता होता है कि ये टाइप है। इस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई उसके लिए, ठीक है। और किसी का कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ना मैं कोई कोर्स लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेंस के लिए कोई कोर्स होता ही नहीं अलग से। ये अननेसेसरी का बस पैसा इकट्ठे करने वाली चीज़ है। हम अगर कुछ लेके आते हैं तो वही चीज़ लेके आते हैं जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि लगभग चीज़ें फ्री दे दी जाएँ, और अपने आप को सस्टेनेबल बनाने के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ हम जरूर पेड करते हैं, नहीं तो कोशिश यही रखती है कि जो मैक्सिमम हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, ठीक है। किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ आपको। अब टाइम टेबल की बात करते हैं, तो टोटल 90 दिन का लगभग अपने पास समय है। तो घंटे कितने हो गए, 90 × 24 कर लो, 2160 घंटे हो गए। लेकिन इतने घंटे तो तुम पढ़ोगे नहीं। स्टडी आवर में कम से कम आपको बोलूंगा कि 11 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 90 × 11 तो 990, यानी कि 1000 घंटे आपके पास हैं जो आपको पढ़ाई करनी है। ये 1000 घंटे आपके पढ़ाई वाले हैं, बाकी के सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रोने के लिए, महबूबा से इश्क लड़ाने के लिए, है ना, यही वाली चीज़ें होंगी बाकी के घंटे। लेकिन अगर आपने ये 11 घंटे में वो चीज़ कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर धुल गया सब कुछ। अब 1000 घंटे को बाइफरकेट करना है आपको। इधर मैथ्स लिखा मैंने, इधर इंग्लिश लिखा। मैथ्स को मैंने क्या बोला था आपको कि 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे तो कम से कम डेली देने पड़ेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका 70% टाइम, 7 घंटे अगर मैं बोल रहा हूँ तो 70% टाइम हो गया ना इसका, ठीक है। तो 70% लगभग टाइम आपका 7 से 8 घंटे मैथ्स को ही जाना चाहिए, 70% करेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश का 300 घंटे, लगभग 30% समय। क्यों इंग्लिश का कम है? क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें सीखने वाला है, एक बार सीख लिया हो गया। लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिस की बात है, सारी की सारी प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल की चाहिए। इस वजह से मैथ्स को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। इसका 300 घंटे देंगे उसमें हो जाएगा, इसका नहीं होगा 300 घंटे में, इसमें 600 से 700 घंटे आपको देने पड़ेंगे। ये टाइम टेबल है, इन नटशेल मैंने आपको बता दिया। और ये जो 700 घंटे हैं, ब्लू चिप टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताए थे, अभी बताया था ना 7+1 टॉपिक जो शुरू में बता दिए थे, उनको ज़्यादा टाइम देना है। इसका जो 70% टाइम है वो इन टॉपिक्स को जाना चाहिए और 30% बाकियों को जाना चाहिए, कुछ इस तरह से। यहाँ 60-40 की रेशो कर सकते हैं, ऐसे इंग्लिश में। मॉक टेस्ट की बात करें तो आप किसी के भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक के लगा सकते हैं, सुपर मॉक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट आपको 70 से 80 लगाने हैं। तो एक जगह पे आपको सारे के सारे नहीं मिल सकते 70-80, एक जगह पे आपको 15 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे, तो आपको मल्टीपल कंपनीज की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। और 70+ मॉक्स उसके जरूर लगाओ जो वीक सब्जेक्ट है। मान लो किसी बच्चे का मैथ्स एकदम ताबड़तोड़ है, उसकी इंग्लिश वीक है, तो वो इंग्लिश के 70 मॉक लगाएगा, ना कि मैथ्स के। और 35+ मॉक्स वो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के लगा सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का मान लो कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों ही एवरेज में है, तो फिर दोनों के 70-70 मॉक्स तो आप कम से कम मान के चलो कि लगाने चाहिए आपको, अगर आपको एक हाई लेवल की हाई एंड प्रैक्टिस करनी है तो। और मोटिव आपका हमेशा मॉक टेस्ट लगाने का ये होना चाहिए कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है। आप इस माइंडसेट से मत लगाइए कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। अगर आप इस माइंडसेट में फंस जाएंगे कि मेरे तो 120 आ रहे हैं, मेरे तो 150 आ रहे हैं, इससे ऊपर बढ़ नहीं रहे, फिर कुछ नहीं हो सकता। उससे एनालिसिस करके ये जरूर सीख लीजिए कि क्यों नहीं आपके बढ़े, लेकिन उसके चक्कर में मत फंसिए कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसको एज ए प्रैक्टिस सोर्स रखिए और उसमें से अच्छे अच्छे सवाल को छाट के या तो आप एक डाउट डायरी मेंटेन कर सकते हैं या फिर उनके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, जिनको दोबारा भी करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे फिर पेपर में होंगे नहीं। एक बारी आपने यहाँ देख लिया मॉक टेस्ट में, आपको क्या लगता है कि हो जाएगा? दोबारा नहीं होगा, 1 महीने के बाद भूल जाओगे तुम सारे क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखिए सिली मिस्टेक्स और स्किपिंग पे मैं आता हूं कि क्वेश्चन सिलेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रिजेक्शन डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन इसी बार होगा कि नहीं होगा। अगेन सुनिए, क्वेश्चन सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन की रिजेक्शन, यानी कि स्किपिंग टेक्निक। आपको देख के ज़रूर ये लग सकता है कि ये सवाल तो भैया मैं कर सकता हूँ, 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है तो लग जाओ उसको करने। लेकिन अगर वो सवाल 4 लाइन के, आपके दिमाग में उसकी लाइब्रेरी नहीं बनी हुई, आपको सोचना पड़ रहा है कि ये सवाल मैं कैसे करूं, आपको उसका एल्गोरिदम सोचना पड़ रहा है, आपको उसका पाथ सोचना पड़ रहा है, तो फिर वो सवाल पहली गो में करने वाला नहीं है, उसको बाद के लिए रख लीजिए, मार्क फॉर रिव्यू। अगर समय बचा तो करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। इससे आपके 4 से 5 सवाल बचेंगे, एक सवाल नहीं बचेगा। कैसे? क्योंकि वो एक सवाल हो सकता है आपके 3 से 4 मिनट नष्ट कर दे, और वो 3 से 4 मिनट अगर आप बाकी के सवालों में लगाएंगे तो हो सकता है वो 3 से 4 सवाल हार्डली 20-20 सेकंड का हो, कोई 50 सेकंड का हो,
समझ रहे हैं? तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सोचने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। और वही मैंने लिखा है कि क्वेश्चन अगर आपकी लाइब्रेरी में है तो कीजिए, नहीं तो तुरंत स्किप कीजिए। स्किपिंग की टेक्निक ही ये है। दूसरा है कि पीडीएफ और मॉक्स विल हेल्प यू टू ओवरकम सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। ये या तो पीडीएफ को आपने अच्छे से पढ़ रखे जो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट को अच्छे से लगा रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि उसके अंदर ये मेरी गलती हो रही है, ये मेरी गलती हो रही है। लास्ट टाइम में पूछा कुछ और हुआ, उसने पूछा होगा कि इसका आधा काम बी कितनी देर में करेगा और मैं पूरा काम निकाले जा रहा हूँ, बार बार मेरी यही मिस्टेक हो रही है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर भी यही मिस्टेक हो रही है, टाइम वर्क में भी यही मिस्टेक हो रही है। तो सीखिए ना, एनालिसिस किसके लिए? अगर आपने एक बारी उस चीज़ को पकड़ लिया, सोच लिया, थोड़ा आत्म मंथन किया, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपकी सिली मिस्टेक्स का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमा जरूर हो सकता है। प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन क्वेश्चन सिलेक्शन। अब प्रैक्टिस जो बच्चा ज़्यादा करता है उसमें देखिए कि एक बारी CHSL में वो कंपाउंड इंटरेस्ट का 4 साल वाला क्वेश्चन आ गया, तो वो जो प्रैक्टिस जिसने अच्छी कर रखी है उसको हेल्प क्या मिलेगी, देखते ही डिसाइड करेगा कि रिजेक्ट करो इस क्वेश्चन को, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, छोड़ दूंगा, मैं काहे को मेरे को इसके अंदर घुसना है जब मेरे पास बाकी के क्वेश्चन पड़े हैं, उनकी वेटेज भी 2-2 नंबर की है, तो मैं इसमें क्यों घुसूं, मैं उनको कर लेता हूं। वही चीज़ है यहाँ भी कि क्वेश्चन की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन उल जुलूल है तो वो प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि आपको वो छोड़ना है कि पकड़ना है। कई बार देख के नहीं पता लगता कि पकड़ना है, तो वो प्रैक्टिस ही बता सकती है आपको। पहले की हुई प्रैक्टिस मैदान में जाके आपके लिए हेल्प देगी। एवरी चैप्टर हैज़ 3 to 4 टाइप्स विच आर डिफिकल्ट टाइप। तो हर चैप्टर में 3 से 4 टाइप ऐसे ज़रूर होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। आप चाहे उनको रट लीजिए, चाहे कैसे भी कर लीजिए कि अगर पहली गो में आए तो मैं इनको छोड़ दूंगा, दूसरी गो में जाऊंगा इनके लिए, पहले मैं बाकी का पेपर निपटाऊंगा, जो आसान आसान माल है उसको घसीट लो, बाकी का फिर मुश्किल वाला बाद में देख लेंगे, है ना। ये वैसा वाला सीन है। चलिए, लास्ट थिंग है कि अगर किसी ने कोई कंटेंट कवर करना है, अब मान लो कि आपने मेंसुरेशन कर ही नहीं रखा, आपने ज्योमेट्री कर ही नहीं रखी, आपने अलजेब्रा ही नहीं आपको पता कि कैसे करना है, तो कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप जाइएगा हमारे चैनल जीवी विट मूवर पर। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलता है, उसमें जाओ। उसमें जाने के बाद आपको 300 घंटे की ये प्लेलिस्ट मिलती है। इसके अंदर आपको जो चैप्टर चाहिए वो सब मिल जाएंगे, जहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सिंप्लीफिकेशन की यही नहीं पता कि छोटे तरीके क्या है सिंप्लीफाई करने के, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में जाओ, यहाँ पे 12 घंटे का सिंप्लीफिकेशन कर रखा है, सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे। तो और क्या चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मान लो तो कि सैलरी स्लिप्स की या कोई भी ऐसी GS का भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये सब हमने बाइफरकेट कर रखा है। आप Tier 1 और Tier 2 के लिए कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, रामानुजन सीरीज देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये 300 घंटे की प्लेलिस्ट जरूरी है। अगर आपका कोई टॉपिक मिस है तो इसको कर लेना, ठीक है जी। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा था सेशन क्योंकि मैंने एक एक चीज़ डिटेल में कवर की है। मैं चाहता तो 2 मिनट में 5 मिनट में भी इसको बना के चला जाता और आपको कोई बेनिफिट भी ना होता, लेकिन मैंने पूरे जी जान से यहाँ पे जितना टाइम इसमें लगना चाहिए था उससे ज़्यादा ही लगाया है ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें, ठीक है जी। अब आपको किसी और स्ट्रैटेजी पे फोकस करने की या मूव करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपकी स्ट्रैटेजी है, यही आदि है, यही अंत है, यही अनंत काल है आपके लिए। बस इसको कीजिए और अपने सिलेक्शन के एकदम पास जाइए। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। टेक्स्ट बुक की जो बुक्स है उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। आप हमारी PDF से लेना चाहते हैं, अगले 5 दिन तक आप उनको ले पाएंगे 50% डिस्काउंट पे। 199 का प्राइस है उसका, बहुत कम रखा है। और मॉक टेस्ट अभी हमारे आने हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो पूरी प्रोसेस PDF लेने की भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, और ये जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं इनको शेयर ज़रूर कीजिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।